हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन। देखिए, बायोगैस से चलने के लिए बायोगैस के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन उस समय तत्कालिक जो पर्यावरण मंत्री थे आदित्य ठाकरे, इन्होंने मई 2022 में इसका उद्घाटन किया था। इसका मकसद है, सबसे पहले इसका कच्चा माल जो होगा, जो अपशिष्ट खाद्य एवं कचरे, इसके माध्यम से बायोगैस बनाया जाएगा और इस बायोगैस के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग किया जाएगा और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट, इसको ऊर्जा दिया जाएगा, यानी इसको बिजली दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि जो कई बार कारखानों में, होटलों में बहुत ज़्यादा जो है खाना बर्बाद होता है या बहुत ज़्यादा अपशिष्ट निकलते हैं, तो उन सब को जब फेंका जाता है तो जहाँ पे बहाया जाता है मार्केट के आसपास में, वहाँ बदबू बहुत मारता है, मतलब कई प्रकार की बीमारी का गढ़ बन जाता है। यदि उन सब को कलेक्ट करके, एकत्रित करके अगर उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण के रूप में भी फायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और अन्य प्रकार से जो हानिकारक तत्व से गैसें निकलती हैं उससे बचा जा सकता है। तो बायोगैस के द्वारा यह भारत का पहला ऐसा संयंत्र होगा जो चार्जिंग स्टेशन बायोगैस के माध्यम से किया जाएगा। यह मुंबई के हाजी अली मुंबई में किया जाएगा। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाजी अली मुंबई में किया गया है। इस स्टेशन से खाद्य अपशिष्ट 220 यूनिट बिजली के उत्पादन की संभावना है और ये अपशिष्ट होटल और कार्यालयों से इकट्ठे किए जाएंगे। 220 यूनिट बिजली यदि रोज निकलेगा केवल किससे? खाद्य अपशिष्ट से, तो ये छोटी बात नहीं है, इसमें कुछ लागत नहीं, बस शुरुआती दौर में जो लागत आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में, वही लागत आने की है। उसके बाद में जो खाद्य अपशिष्ट हैं वो कार्यालय और होटलों से एकत्रित किए जाएंगे। इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइट मतलब जो रोड पे शहरों के किनारे किनारे जो लाइट लगे होते हैं उनको बिजली देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा। मुंबई के हाजी अली के पास
केशवराव खड़े रोड, केशवराव खड़े रोड पर देश का यह पहला जैविक कचरा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। जैविक कचरा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया है और किसके द्वारा और कैसे ये ऊर्जा प्राप्त करेगा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। बस तीनों प्रश्न आपके सामने हैं। हाजी अली मुंबई में बनाया गया है। 220 यूनिट का इसमें उत्पादन की संभावना है। होटल और कार्यालय के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे जो खाद्य अपशिष्ट हैं और इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट और इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जर में किया जाएगा। और यह जैविक कचरा संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन भारत का पहला है। अगला पॉइंट है, भारत AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित। इसका मतलब क्या है? AAEA का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, यानी एसोसिएशन एशियन इलेक्शन ऑफ अथॉरिटी का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। यानी जो AAEA है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, ये एशिया के क्षेत्र में चुनाव पद्धति, सीधे कह सकते हैं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। एक साझा मंच प्रदान करता है। और 2022 से 2024 तक के लिए भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, इसके माध्यम से पूरे एशिया क्षेत्र में चुनाव किस तरह से होने चाहिए और जहाँ पे ज़्यादा बेहतर सक्षम तरीके से चुनाव होते हैं उनके अनुभव को पूरे एशिया क्षेत्र में साझा कैसे करना चाहिए, अपने अपने देश के जो व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतंत्र भारत है। और इसलिए भारत से शायद किसी अन्य देश को ऐसा अनुभव हो कि इतने बड़े आबादी वाला देश चुनाव कैसे संपन्न कराता है। भारत के 3 आयुक्त, एक उपचुनाव आयुक्त श्री नितेश व्यास, एक उपचुनाव आयुक्त श्री नितेश कुमार व्यास और श्री राजेश कुमार अग्रवाल मणिपुर के चुनाव आयुक्त हैं और श्री प्रवीण कुमार गुप्ता राजस्थान के। श्री प्रवीण कुमार गुप्ता ये राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। नंबर 2 श्री राजेश अग्रवाल ये मणिपुर
राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। और तीसरे हैं श्री नितेश व्यास, ये भारत के उपचुनाव आयुक्त हैं। ये 3 सदस्यीय मंडल जो है मनीला में, यह फिलीपींस की राजधानी है, मनीला में कार्यालयी बैठक में भाग लिए। याद रहे कि अगर ये 3 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वहाँ पर अध्यक्षता किया होगा श्री नीतीश व्यास ने, क्योंकि भारत अध्यक्ष है। भारत का अध्यक्ष का मतलब ये है कि भारत का चुनाव आयोग अध्यक्ष है। ये इलेक्शन का मामला है और भारत का चुनाव आयोग अध्यक्ष है और उसका प्रतिनिधित्व करने गए थे श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, श्री राजेश अग्रवाल, श्री नितेश व्यास, जो कि ये लोग राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। जब वहाँ विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए जिसे चुनाव आयोग हमारा 3 सदस्यीय है, लेकिन 3 सदस्य के माध्यम से सब नहीं होता है, तो इन्हीं के माध्यम से हर राज्य के लिए एक चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है और फिर उनके माध्यम से पूरे की पूरी कार्यालय होता है और चुनाव संपन्न कराया जाता है। जब चुनाव कराना होता है तब पूरी व्यवस्था प्रशासनिक चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या एसडीएम हैं, तहसीलदार, इस सारी पूरी जो सिस्टम है वो सब किसके नियंत्रण में आ जाता है? चुनाव आयोग के नियंत्रण में। फिर वो इन्हीं के कहा हुआ बात मानेंगे, उसके बाद किसी की बात नहीं मान सकते, जैसे ही आचार संहिता लग जाता है तो पूरी की पूरी सिस्टम आयोग के उस पर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी सब उन्हीं के कहने पे चलने लगता है। तो उपचुनाव आयुक्त भारत के श्री नितेश व्यास जी थे। तो इन तीनों लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था कार्यालय बैठक में और उसमें जो कि ये उपचुनाव आयुक्त थे तो श्री नितेश जी ने अध्यक्षता किया होगा। फिलीपींस के मनीला में कार्यालयी बोर्ड और महासभा की बैठक हुई और इसमें 2022 और 24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEE का अध्यक्ष है। यानी अभी तक कौन वहाँ का अध्यक्ष था? फिलीपींस का चुनाव आयोग अध्यक्ष था। अब कौन अध्यक्ष हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग अध्यक्ष हो जाएगा। कार्यकारी बोर्ड में रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक मंच प्रदान करता है। वहीं इसके बैठक में श्री नितेश व्यास जी भारत के उपचुनाव आयुक्त, श्री राजेश अग्रवाल जी मणिपुर चुनाव आयुक्त, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी राजस्थान के चुनाव आयुक्त इसमें शामिल थे। अगला पॉइंट है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। देखिए, कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्बन को ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि
कार्बन का उत्सर्जन और पर्यावरण हित के लिए किया गया कार्य। कार्बन का उत्सर्जन और पर्यावरण के लिए किया गया कार्य। किया गया कार्य अगर बराबर है और पर्यावरण के द्वारा अगर कोई कार्बन का उत्सर्जन होता है तो पर्यावरण उसे सोख लेता है, यानी उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है। यानी कि जो कार्बन का उत्सर्जन होगा उससे ज़्यादा पर्यावरण के हित के लिए पेड़ पौधे हुए, सौर ऊर्जा हुआ, अन्य प्रकार के संसाधन को लगा करके पर्यावरण के हित में कार्य किया जाए तो कार्बन का उत्सर्जन प्रभावी नहीं हो पाएगा और उसे ही बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। तो हाल ही में देश में कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला का पल्ली पंचायत। ये न्यूज़ तो अप्रैल की है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है, इसलिए मैंने चर्चा यहाँ पे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली गांव में 24 अप्रैल 2022 को 500 केवी के सौर संयंत्र को लगाया है। और यह सौर संयंत्र माना जाता है कि लगभग 6,408 वर्ग किलोमीटर 6,408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 1500 सौर पैनल लगाया गया है। और इतने बड़े मात्रा में अगर सौर पैनल लगाया जाएगा और जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी पड़ती हो तो वहाँ के लिए कार्बन न्यूट्रल गांव बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते कि यह राज्य की इच्छा शक्ति पर निहित होता है कि वह ऐसे कार्य कितने आधार पर करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली गांव में 24 अप्रैल 2022 को 500 केवी के सौर संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके साथ ही पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। सौर संयंत्र ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत लगाया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत लगाया गया है जो 6,408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में 1500 सौर पैनल लगाए गए हैं और ये 340 घरों को बिजली प्रदान करेंगे। एक गांव में 340 घर अगर सौर पैनल से लगाए जा रहे हैं, बिजली प्राप्त की जाएगी, तो इससे जो कोयला आधारित बिजली है या अन्य संयंत्र से जिसमें कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है उसके अपेक्षा ये बहुत बेहतर है। एक बात और ध्यान रहे, COP21 आपको याद होगा 2015, इसमें सौर ऊर्जा से संबंधित भारत की पहल है।
जो सोलर अलायंस के रूप में जाना जाता है। अब तो इसमें काफ़ी देश शामिल हो गए हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, इसके बीच में ही सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। और जितने देश इसके बीच में आते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ और 10 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ, इसमें भी सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पड़ता है। यानी माना जाए तो 33.5 यानी 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ के बीच में जो 70 अक्षांश ये बन जा रहे हैं, इसके मध्य में जो सौर ऊर्जा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्बन न्यूट्रल का कार्य कर सकती है। यानी कि हमें कार्बन उत्सर्जन भी न करना पड़े, हम सूर्य के द्वारा भेजे गए प्रकाश के माध्यम से ही बिजली पैदा कर दें। ऐसी स्थिति का जो आगे बढ़ करके शुरुआत किया था भारत ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के प्रस्ताव किया था और प्रस्ताव को COP21 यानी कि पर्यावरण सम्मेलन 2015 के COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के उसमें मान्यता दे दिया गया था। और तब से लेकर के धीरे धीरे इसमें काफ़ी देश बढ़ चुके हैं और इसके तहत कार्बन न्यूट्रल का कार्य किया जा रहा है। और इसी सोलर अलायंस के रूप में भारत अपने देश के अंदर सौर पैनल का कार्य भी कर रहा है और साथ ही साथ कार्बन न्यूट्रल पर्यावरण में जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कमी करते हुए बेहतर पर्यावरण बनाने में योगदान दे रहा है। तो सौर पैनल सौर संयंत्र को ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत लगाया गया है। 1500 सौर पैनल लगाए गए हैं जो 340 घरों को बिजली प्रदान करेंगे। उन्नत बिजली को स्थानीय पावर ग्रिड स्टेशन के माध्यम से गांव में वितरित किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होगा तो उसे कार्बन न्यूट्रल के रूप में संदर्भित किया जाएगा। अगला पॉइंट है गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखर कंजर्वेशन घोषित। रणखर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान का कुछ पार्ट लेता है और कुछ गुजरात का लेता है। राजस्थान से मुश्किल से 57 किलोमीटर की दूरी पर एक रणखर क्षेत्र है, गांव है। उसी गांव के आसपास में जंगली गधों को, जो गुजराती जंगली गधे हैं, उनके संरक्षण के लिए रणखर कंजर्वेशन घोषित किया गया है। यानी कि राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर, ज़्यादातर ये गुजरात में ही पड़ता है। गुजराती जंगली गधों के संरक्षण के लिए चीतलवाना तहसील के रणखर गांव में उसके आसपास रहने वाले जंगली गधों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। कच्छ के रण में पाया जाने वाला यह अनोखा प्राणी गधा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो प्राणी पाया जाता है ये गधा है, पूर्ण रूप से गधा। ना तो ये खच्चर है, ना ये घोड़ा है। इसे खच्चर, घोड़ा और गधा का मिक्सचर माना जाता है। तो खच्चर भी नहीं है, ये घोड़ा भी नहीं है, ये पूर्णतः गधा है। लेकिन एक ऐसा गधा है जो 70 से 80 किलोमीटर तक एक ही रफ्तार से चल सकता है, बोझा कितना भी क्यों ना हो।
मतलब अब इतना भी ना हो कि पता लगे कि 1 कुंटल रखने की हैसियत है, अब 10 कुंटल लाद दो। मतलब अगर उसके हैसियत के हिसाब से बोझा रखा जाए तो उतना बोझा ले करके वह एक रफ्तार से 70 से 80 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब बड़ी बात है ये। एग्जाम में पूछा गया था कि वो जंगली गधा, जंगली खच्चर है, घोड़ा है, तो ऐसा नहीं है, केवल गधा पे मारिएगा, ये गधा है, गधा जिसको बोला जाता है। 70 से 80 किलोमीटर तक एक रफ्तार से चल सकता है। इसे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा गया है। मतलब इन पे खतरा है, ये लुप्त प्राय हो सकते हैं, और ऐसे प्राणियों को तो बचाना चाहिए भाई। सामान वामान ले जाने के लिए कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ ना गाड़ी जा सकती है, ना संसाधन, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो उसके लिए तो खच्चर, ये घोड़े, गधे ही काम तो आते हैं। अमिताभ बच्चन महोदय, इन्होंने घुड़खर का, देखिए इस गधे को, जंगली गधे को घुड़खर भी कहा जाता है। इसका कैंपेन, विज्ञापन भी किया था, अमिताभ बच्चन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि रणखर गांव हाल ही में चर्चा में था, किस लिए? तो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। दूसरा इस तरह पूछ सकता है, हाल ही में गुजरात के जंगली गधों को कहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो रणखर गांव में। तहसील है चितलवाना तहसील, वो तहसील नहीं पूछेगा, रणखर गांव ही पूछेगा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।